हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो हमारी क्लास होने वाली है ये उसी लास्ट क्लास का नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने 6 क्लास ली थी। ये है क्लास नंबर 7। इस क्लास नंबर 7 में मुझे क्या करना है कि अभी मैंने 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ा था। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा 180 डिग्री ओवरलैपिंग की। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, पहले आप उन पॉइंटों को समझो, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। पहला पॉइंट है कि दोनों सुई जो बहुत क्लॉक होने वाली है, क्लॉक हैंड्स एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे मैंने क्या किया, ये रहा, देखो यहां से देखो, दोनों सुई कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। एक 12 पे और एक किधर है, 6 है, तो एक दूसरे के विपरीत हुई। और दूसरा क्या इन्होंने बोला है, 30 मिनट की दूरी हो। जैसे अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी देखूंगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो देखो यहां से लेके यहां तक आपको लग रहा है कितने मिनट की दूरी है, 30 मिनट की दूरी है। और मेरे पास में क्या है, ये जो एंगल है, ये 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। जैसे अभी मैंने 0 डिग्री के एंगल की बात की थी, तो वो कब नहीं बनता था, वो 12 से 1 के बीच में नहीं बनना था, डे में और नाइट में। ये वाला एंगल 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है 180 डिग्री वाला, डे में और नाइट में। तो ये वाली बात हमारे ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि जब ये 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। ठीक है, तो एक आपको ये वाली बात भी समझनी है। अब जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला मेरे पास में एक ही फॉर्मूला रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दोबारा देख लो बहन, क्लॉक हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, जब दोनों जो क्लॉक हैंड है वो क्या होंगी, अपोजिट टू ईच अदर होंगी। एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री का एंगल में फाइंड आउट करता हूं। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं आता है कि आपको 180 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करो या 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करो, या कभी आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि आप 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करो। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और रीड करके जब हमें बताना है कि मेरे पास में ये वाला एंगल आने वाला है, रीड करके ही समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये 180 डिग्री का एंगल है, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप समझ जाओगे कि यहाँ कौन से डिग्री का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। देखो भाई, समझते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब फॉर्मूला वही रहेगा सेम। फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आने वाली है, जैसे फॉर्मूले में, जैसे ये मेरे पास में है 30 × H प्लस m/2 डिफरेंस 6m। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस बार अभी मैंने 0 डिग्री किया था, अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 180 डिग्री कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, 180 डिग्री कर दूंगा। क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन की टाइप को समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ कोई क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बिटवीन 8 and 9 clock hands opposite to each other, अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या लिखा हुआ है कि 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में यहां आएगा वहन। 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां, बहुत आई हैं, बहुत क्लॉक हैंड्स, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। इस तरीके से क्वेश्चन मेरे पास में पूछा जाएगा कि 8 और 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां जब विपरीत होती हैं, वो मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। जैसे यहां लिखा है कि बिटवीन 8 and 9 व्हेन क्लॉक हैंड अपोजिट टू ईच अदर, जब दोनों सुई क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। और वही मैंने यहाँ लिखा है कि 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है ना, ऐसा कौन सा टाइम होगा कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब जैसे मुझे ये लेना है 8 और 9, जैसे यहाँ मेरे पास में 8 और 9 है, तो मैंने क्या बोला था, 8 यहाँ मैं क्या जूम करूंगा, x, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिनट आने वाली है, वहां पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो मैंने क्या किया, 8x अजूम किया। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, 30 × H, 8 हुआ और प्लस m/2। m का मतलब क्या है, ये m का काम करता है, ये h का काम करेगा। ठीक है भाई, इसको ध्यान देना। x/2 माइनस का 6x इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे सॉल्व करना है। ये मेरे पास में क्या हुआ, 240 डिग्री हुआ, प्लस
एक्स अपॉन टू माइनस का 6x इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इसको सॉल्व किया, 240 को मैंने उधर भेजा, तो ये मेरे पास में एक्स अपॉन टू माइनस का 6x इक्वल टू 180 माइनस का 240, ये बचेगा माइनस का 60, यहाँ इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 11x अपॉन टू, इस माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 11, ये मेरे पास में आ गया। अब मैंने क्या किया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आंसर आने वाला है, मेरे आसपास में जो आंसर आने वाला है दैट इज द 10 एंड 10 अपॉन 11, यही मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 11 10 जा 100, 10 एंड 10 अपॉन 11 मेरे पास में क्या है, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा था कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो मैं क्या बता दूंगा कि जब मेरा जो 8 बज के 10 एंड 10 अपॉन 11 पर, ठीक है ना, दोनों सुइयां कैसी होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन मेरा पूछा जाता है। अभी मैं और भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अब वही सेम कंडीशन जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने 8 और 9 लिया, आप कोई और क्वेश्चन ले लो, आप यहाँ 9 और 10 के बीच में निकाल दो 180 डिग्री का एंगल कब फॉर्म होगा, या किस टाइम पे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है ना। व्हेन बोथ क्लॉक हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर, या कब एक दूसरे के वो विपरीत होने वाली हैं, तो या तो आप ऐसे निकाल दो। लेकिन मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये आपको इतना फॉर्मूला जो आपने ये सॉल्व किया है ना, इसको आपको लगाने की नीड भी नहीं है। कैसे निकालेंगे देखो भाई, इसे कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसे ट्रिक से सॉल्व करूंगा तो देखो ट्रिक तो यही समझ में आ जाएगी। आप आंसर ध्यान रखो, ट्रिक में बताता हूँ। देखो क्या ट्रिक होने वाली है, देखो भाई ट्रिक जल्दी से। जैसे 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसमें क्या है कि मुझे पता है कि जो मेरा एंगल है 6 से 7 के बीच में फॉर्म नहीं होता। ये बात मैं जानता हूं कि एंगल मेरा 6 से 7 के बीच में फॉर्म नहीं होता। तो अगर मैंने क्लॉक बनाया तो यहाँ मेरा 12 हुआ, ये 3, ये 6 और ये मेरा 9। तो मैं क्या करूंगा, 6 को बेस मानूंगा। क्या मानूंगा मैं, 6 को बेस मानूंगा। और मेरा फॉर्मूला वही होता है। यहाँ मेरे पास में क्या आएगा, ट्रिक इसकी है 60/11, ये ट्रिक है, ठीक है भाई, ट्रिक 60/11 इंटू यूनिट। अब यहाँ पे कौन सी यूनिट आने वाली है, आपको ये वाली चीज समझनी है। देखो ध्यान से, मुझे एंगल निकालना है किस किस के बीच में, कि 8 और 9 के बीच में। अभी मैंने ये सॉल्व भी किया था कि 8 और 9 के बीच में व्हेन बोथ क्लॉक हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर, दोनों सुइयां कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो मुझे पता है कि मैं हमेशा इस वाले नंबर को लूंगा, पहले वाले को, और मैंने बेस क्या अजूम किया है, 6 अजूम किया है। तो मैं इस बेस से, इस वाले बेस से मैं किसकी ओर जाऊंगा, इसकी ओर मैं जाऊंगा। तो देखो 6 से गिनो, 7 8, कितना हुआ 7 8, तो कितनी यूनिट चले, 2 यूनिट। कितना यूनिट चले, 2 यूनिट आप चले। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 60/11 इंटू 2। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, 120/11। तो ये मेरे पास में 10 एंड 10/11, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 एंड 10/11, ये मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया कि इस टाइम पर, ठीक है ना, 8 बजकर, और जो ये वाला टाइम है 10 एंड 10/11, इस टाइम पे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। अभी मैं यहाँ और भी एक, जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन, कि भाई मुझे 9 से 10 के बीच में बता दो, ठीक है। या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 10 से 11 के बीच में बता दो, तो जैसे 9 से 10 के बीच में मैंने पूछा, तो क्या आंसर आ जाएगा। तो मैं पता है ट्रिक क्या होती है, 60/11 इंटू 180 डिग्री का फाइंड आउट करना है। 180 डिग्री में मैं बेस किसको मानता हूँ, 6 को। 6 को मैं क्यों बेस मानता हूँ, क्योंकि 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होता है। तो मैंने जब इसको बेस अजूम किया, ये 9, मुझे क्या करना है, इस बेस से कहां तक जाना है, 9 तक जाना है। तो चलो 9 तक भाई, 6 से 7 8 9, कितना चला मैं, 3 यूनिट चला। तो जब मैं 3 यूनिट चला तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 180/11। 11 से इसे कट कर दो तो 11 बन जाए 11, 7 0 11 6 66। तो यहाँ मेरे पास में 16 एंड 4/11 मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइम पर, इस डिग्री पर जो मेरी सुइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है भाई। 180 डिग्री की बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी समझ में, बहुत सिंपल है। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 60/11 इंटू यूनिट्स। आप आसानी से क्या है कि इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई
अब एक एंगल और मेरे पास में बचा हुआ है, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल को समझते हैं। राइट एंगल क्या होता है? देखो भाई, राइट एंगल में आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे पास में क्लॉक है, यहाँ 12 है, यहाँ 3, ये 6 और 9, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये एंगल तुम्हारा क्या है? राइट एंगल है। इस तरीके के एंगल को मैं क्या बोलता हूँ? राइट एंगल बोलता हूँ। ठीक है, देखो भाई, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एक तरीके से 90 डिग्री की ओवरलैपिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये वाला एंगल बनना है, अगर मैं यहां से लेके यहां का बात करूंगा, तो मुझे पता है कि 0 डिग्री का एंगल बनता है कब? 0 मिनट पर। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल 0 मिनट पर बनता है। तो अगर मैं जैसे, और मुझे पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये मुझे पता है। तो ऐसे करके अगर मैं देखूंगा तो यहां से लेके यहां तक की कितने मीटर की दूरी है? 15 मीटर की दूरी है। 15 मीटर की दूरी है या नहीं? और अगर जैसे मैंने दोनों साइड में 30 का मल्टीप्लाई किया तो इधर आया 30 मिनट। 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये मैं जानता हूं। और अगर यहाँ इसमें अगर मैं 50 मिनट की बात करूंगा तो मेरे पास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो उसके लिए 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के लिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप समझो कि जो ये एंगल है, ये एंगल, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 1 आवर में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, 2 टाइम्स। तो आपको पता है कि 24 आवर में ये कितने बार बनेगा? तो 24 आवर में ये बनेगा भाई साहब आपका 44 टाइम्स। ये बनेगा आपका 44 टाइम्स। अब आपके हिसाब से ये कितनी बार बनना चाहिए? 48 टाइम्स बनना चाहिए, क्योंकि अगर 1 घंटे में 2 बार बनना है तो 24 घंटे में 48 टाइम बनना चाहिए, 48 बार बनना चाहिए। लेकिन इस एंगल में क्या खास बात है कि जो ये एंगल है 3 से 4 के बीच में नहीं बनता है, और ये एंगल 9 से 10 के बीच में फॉर्म नहीं होता है। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में ये एंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, नहीं बनता है। ठीक, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, ये तो जस्ट बेसिक है, आप इसको समझो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेने के बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूँगा। अब देखिए भाई, एक मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि बिटवीन 6 and 7 व्हेन क्लॉक हैंड्स विल मेड राइट एंगल। मतलब 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां किस टाइम पे वो राइट एंगल बनाएंगी। ठीक है, कौन से टाइम पर वो समकोण बनाएंगी, तो मैं उसकी बात करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको अभी 0 डिग्री का एंगल बताया, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का ओवरलैपिंग बताया, तो मैंने दोनों में एक ट्रिक भी आपको बताई थी साथ साथ में, कि मैं क्या करता हूँ 60/11 लेता हूँ और साथ में मेरे पास ना यूनिट आ जाती है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ भी मैंने सेम लिया। वहाँ मैंने बेस 6 को माना था। जब मैंने 180 डिग्री की बात की थी तो जब मैंने बेस किसको माना था? 6 को अजूम किया था। लेकिन यहाँ मैं बेस किसको अजूम करूँगा? 3 और 9 को अजूम करूँगा। और ये मैंने आपको बात बता दी है कि बेस में उसी को अजूम करता हूँ कि जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होता है। जैसे 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो यहाँ मैंने बेस 3 और 9 दोनों का अजूम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी मैं एंगल फाइंड आउट करूँगा, 6 और 7 के बीच में कितनी बार राइट एंगल बनेगा? 2 बार बनेगा। 2 अलग अलग टाइम होंगे, उस टाइम को मैं फाइंड आउट करता हूँ। मैंने 6 और 7 लिखा, एक मैंने बेस 3 को माना है, ये मेरे पास में बेस है। क्या है भाई साहब? ये एक बेस मैंने 3 को माना और एक बेस मैंने 9 को माना। फॉर्मूला ये मेरे पास में है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, 60/11 इंटू यूनिट और 60/11 इंटू यूनिट। और ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि जिसको मैं बेस मानता हूँ उस बेस से और पहले वाले नंबर की ओर मैं चलता हूँ। ये बात मैंने कई बार आपको बता दी। तो जब मैं 3 से और जब मैं 6 की ओर चलूँगा तो मेरे पास में कितनी यूनिट में चल जाऊँगा? तो मुझे पता है जब मैं 3 से 6 की ओर चलूँगा तो 4, 5, 6, 3 यूनिट में चला। तो 3 यूनिट चला तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 60/11 इंटू 3। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? 180/4
11, और यहाँ से अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो 11 क्या हो जाएगा, 11 बन जाए 11, और 11 6 जा, तो मतलब ये मेरे पास में आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट पर, मतलब 6:16 सही 4/11 मिनट पर मेरे पास में क्या बनेगा, एक राइट एंगल तो इस वाले टाइम पे फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा अगर मैं राइट एंगल की बात करूंगा, ये मेरा फर्स्ट राइट एंगल फॉर्म हुआ। दूसरा मैंने 9 बेस अज्यूम किया, और मैं इस बेस 9 से किसकी ओर जाऊंगा, एक्चुअल टाइम की ओर जाऊंगा जो मुझे गिवन है। तो जब मैं 9 से 6 की ओर चलूंगा तो 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12, ठीक है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास में कितना यूनिट चला, मैं 9 यूनिट चला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60/11 इंटू 9, क्योंकि मैं 9 यूनिट चला था, तो ये मेरे पास में क्या हुआ 540/11। जब मैं 11 से इसे कट करूंगा तो 11 4 जा क्या हो जाएगा 44, और 11 9 जा 19, तो ये आ जाएगा 19 एंड 1/11। तो एक तो मेरे पास में ये वाला टाइम होगा 6:16 सही 4/11 मिनट पर राइट एंगल बनेगा। और एक राइट एंगल कब बनेगा, 6:49 मिनट 49 सही 1/11 मिनट पर मेरे पास में क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऐसे डील कर सकता हूँ। कोई भी राइट एंगल का क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन है, हमेशा यही फॉर्म लगाना है और आप आसानी से कर सकते हो। अब आपके मन में आती है कि सर मैं तो 2 और 3 के बीच में निकालूंगा, क्वेश्चन की फॉर्म सेम रहेगी, टाइप सेम रहेगी, निकाल लो भैया 2 और 3 के बीच में। 3 से चले जाना 2 तक, और 9 से चले जाना 2 तक, 2 फॉर्म आ जाएंगी और राइट एंगल बन जाएगा। और राइट एंगल वाले में हमेशा 2 आंसर आते हैं, एक ये वाला आंसर आएगा और एक आपके पास में ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब देखिए भाई, अब मैंने क्या किया कि जो ये हेडिंग है मेरे पास में, इसको देखो मिरर इमेज ऑफ वॉच। जैसे जो मिरर इमेज है, जैसे जो मेरा टाइम है वो मुझे क्या करना है, उसका मिरर इमेज देखना है। ठीक है, उसका रियल टाइम अगर मेरे पास में दिया है तो जो मिरर वाला टाइम है वो कितना होने वाला है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये मैंने क्या दिया, वर्टिकल मिरर अगर बीच में लगा दिया, तो मिरर लगाने का मीनिंग क्या है, जैसे ये बी है तो ये कैसे नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, ये सी है तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, ये डी है तो ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे पलटूंगा तो इधर पहुंच जाएगा और ये वाला सिस्टम किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये होता है मिरर टाइम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो एक मैंने मिरर इमेज आपको समझाई थी, लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूंगा, हमारे पास में कोई भी टाइम हो और अगर उसने बोल दिया कि वर्टिकल मिरर रखा हुआ है, और अगर मेरे पास में घड़ी में 10:20 हो रही हैं, ठीक है, और मेरे पास में वर्टिकल मिरर है, और तो मेरे पास में मिरर टाइम क्या होगा, जैसे रियल टाइम उसने दे दिया 10:20 हो रही है, 10:20 हो रही है, तो उसने पूछा कि मिरर टाइम क्या होने वाला है, तो मैं कैसे बताऊंगा। ये एक फॉर्मूला होता है, मिरर टाइम प्लस रियल टाइम इक्वल टू 12 ओ क्लॉक। हमेशा मैं उसे क्या करूंगा, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मिरर टाइम को, और रियल टाइम अगर मेरे पास में है, कोई भी एक टाइम आपको गिवन हो, बस आप ये चीज ध्यान में रखो कि आपको 12 में से उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और देखो आप ये भी यहाँ भी एक बात समझ पा रहे होंगे कि जैसे 10 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में 12 हो जाएगा। तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मैं 10 की बात करूंगा कि 10 मेरी रियल क्लॉक है, अगर मैं मिरर इमेज की बात करूंगा तो उसमें कितना होगा, 2 o'clock होगा। अगर मेरे 9 बजे हुए हैं घड़ी के अंदर, तो उसमें कितना बज जाएगा, 3 बज जाएगा। अगर मेरी घड़ी के अंदर 8 बजे हुए हैं, तो जो मिरर टाइम है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मेरी घड़ी में 4 बजे हुए हैं तो मिरर टाइम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अपोजिट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उस टाइम को 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ छोटे मोटे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि तुम्हारी घड़ी में 6 बजे हैं, ठीक है ना, 6 o'clock हो रहा है, ये आपका रियल टाइम है। ठीक है, ये आपका रियल टाइम है, और मैंने बोला कि मुझे मिरर इमेज टाइम बताओ, मिरर इमेज टाइम क्या हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है मिरर इमेज टाइम। मैंने क्या बताया कि इसको 12 में से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 12 माइनस 6 किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये कितना आसान क्वेश्चन हुआ कि जब भी कभी मैं मिरर इमेज टाइम निकालूंगा या रियल टाइम निकालूंगा तो मुझे क्या करना है कि जस्ट मुझे 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, इतना सा काम मेरे पास में आ जाएगा। मैंने बोला ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। जैसे मैंने बोला कि अगर घड़ी में, अगर तुम्हारी घड़ी है उसमें 10:30 हो रही हैं, ठीक है भैया, कितनी हो रही है, 10:30 हो रही हैं, तो ये हुआ रियल टाइम। और मैंने बोला कि मुझे मिरर इमेज वाला टाइम बताओ, तो मिरर इमेज वाला टाइम में कैसे निकालूंगा,
तो कैसे निकाल दूंगा मैं, जैसे 12 ओ क्लॉक था ऐसे होता है। तो जब यहाँ मिनट दे दी तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्या मैं इसको 12 आवर को ऐसे नहीं लिख सकता 1160, इसका मीनिंग भी तो क्या हुआ 12 हुआ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 10:30 को, तो यहाँ बचेगा 30, यहाँ बचेगा 1। तो मेरे पास में कितना आ रहा है 1:30 मेरे पास में आ गया। कि अगर मैं मिनट में टाइम देखूंगा तो 1:30 होगा, और अगर रियल टाइम मेरे पास में कितना दिया है 10:30 दिया हुआ है। तो बस 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, उसको बस देख लो। अब जैसे मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में कि या तो तुम्हारी घड़ी में 5 बजे होंगे, 5:22 हो सकती हैं, और या एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास में कि 3:22 हो रही हैं, तो मैं इसको कैसे करूंगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूंगा 12 में से डायरेक्ट घटा दूंगा, तो जो मेरा 7 आएगा 7 ओ क्लॉक, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा मिरर टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिरर टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगर मेरा ऐसी कंडीशन आती है तो मैं क्या करूंगा, इस 12 को कैसे लिख सकता हूँ 1160 लिख सकता हूँ आसानी से। 1160 का मीनिंग भी क्या है कि 12 बजे हैं, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 5:22 को, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 5 - 2, मेरे पास में क्या आएगा 3, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 11 - 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा 6:38 हो जाएगा मिनट टाइम। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 11:59 और 60 सेकंड में ऐसे कर दूंगा। तो इनको भी 3:22 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 10 - 3 7, यहाँ कितना बचेगा 5 - 2 3, 9 - 2 7, 5 - 2 3, 10 - 3 7, 9 - 2 7, और यहाँ 11 - 3 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या हुआ, आप इस आंसर को देख लो। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ क्या लिया 10 - 3 क्या बचा 7, यहाँ बचा 5, 5 - 2 मेरे पास में क्या आया 3 आया। ये 59 था, 59 मैंने क्या किया 22 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको भी ऐसा 22 कर लेते हैं, या आप कंफ्यूजन में आ जाओगे किस तरीके से हुआ, यहाँ 8 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ओके, 3 भी कर लो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। तो मेरे पास में ये मिरर टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि मिरर टाइम को फाइंड आउट करो, तो मिरर टाइम कैसे निकालेंगे आप अपने माइंड में बना लो। को बस 12 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको मिरर टाइम दिया है तो फिर भी 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है, रियल टाइम दिया है फिर भी 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा जानो। उसे कैसे करेंगे कि जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपकी घड़ी में 12:10 हो रही हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो आपका टाइम है वो 12 क्या हो रहा है 12:10 हो रही हैं, तो आप हमें अब जैसे हमारी क्लॉक में क्या है कि 12:10 हो रही हैं, और हमें पूछा कि इसका रियल टाइम क्या होने वाला है। तो रियल टाइम में क्या होगा कि जैसे अभी मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है कि 12 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन इसको अगर मैं 12 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 में से सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो हम एक चीज जानते हैं कि जो हम डिजिटल क्लॉक पहनते हैं, तो डिजिटल क्लॉक के अंदर कभी भी 12 नहीं बजते, कभी भी 12 नहीं बजते हैं। तो हमें पता है क्या होता है कि अगर जैसे 12:10 है तो वो कैसे लिखा आएगा, इस तरीके से लिखा आएगा 0 बज के कितनी मिनट हो रही है 10 मिनट हो रही है, ऐसे दिखाता है। तो क्या मैं 0:10 को 1160 में से, क्योंकि 1160 का मीनिंग क्या है 12 ही बजा हुआ, तो 1160 में से क्या मैं 0:10 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचा 0, 6 - 1 5, और यहाँ मेरे पास में क्या बचा 11 बचा, तो 1150 मेरे पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि 12:10 हो रही है, ठीक है, या 12:10 हो रही है, और उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है मिरर इमेज टाइम फाइंड आउट करना है, तो उसे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे क्या करना है कि इसको मैं 0:10 कर लूंगा, और 0:10 करने के बाद में 1160 में से मैं क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 1150। ठीक है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि डिजिटल क्लॉक के अंदर 12 नहीं बजते हैं। जो डिजिटल क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक में 12 नहीं बजते। ठीक है भाई, तो फिर मेरे पास में क्या बजेगा, मतलब इस तरीके से आता है 0:10, 0:22, इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, और जब पूरा 1 हो जाएगा जब दिखाएगा 1:02, तो आपको ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। तो कभी भी अगर 12:10 दिया हुआ है और इसका आपको रियल टाइम पूछता है, ठीक है, या इमेज टाइम पूछता है,
तो मैं क्या करूंगा, इसको 010 अजूम करूंगा। इसको मैं क्या अजूम करूंगा, ये वाली चीज में अजूम करूंगा, ठीक है। और अजूम करके फिर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1160 से, तो 1150 मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए भाई, ये मेरे पास में अभी मैंने वर्टिकल मिरर को मैंने रख के बताया था, ठीक है, कि अगर वर्टिकल मिरर रखा हुआ है तो मिरर इमेज टाइम मेरे पास में क्या होने वाला है। अब मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक लिया है, ये है मेरे पास में वाटर इमेज। वाटर इमेज का मीनिंग क्या होता है कि वाटर इमेज में जैसे ये वाटर है मेरे पास में, तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। तो वाटर इमेज का मीनिंग है एक तरीके से किसी भी चीज को, जैसे यहाँ था, ये मेरे पास में वाटर है और ये मैंने ऊपर मैंने जैसे बोला पी बना दिया। तो अगर मैं पी का वाटर इमेज फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या करेगा, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से पलट जाएगा। तो ये पलटेगा तो इसका वाटर इमेज क्या मुझे नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है, उल्टा पी हो जाएगा। जैसे ऐसे है तो इस तरीके से आ जाएगा। तो या तो इसको मैं वाटर इमेज बोलूंगा या मैं इसको क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल मिरर बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि अगर हमारी घड़ी के अंदर 10:30 हो रही हैं या हमारी घड़ी के अंदर 8:42 हो रही हैं, तो मुझे वाटर इमेज टाइम बताओ कि क्या होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में पूछा जाएगा, ठीक है, कि हमारी घड़ी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि मेरी घड़ी के अंदर 8:22 हो रही हैं, ठीक है, और मुझे पूछा कि इसका जो वाटर इमेज टाइम है वो क्या होने वाला है। या मैंने मान लिया कि मेरी घड़ी के अंदर कुछ भी मैं मान सकता हूँ, मेरी घड़ी के अंदर 9:22 हो रही हैं और उसका मुझे वाटर इमेज टाइम बताओ क्या होगा। तो इतना सिंपल है ये कि वाटर इमेज टाइम या हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम या हॉरिजॉन्टल मिरर की जब भी कभी बात करेगा तो मुझे ये 3 कंडीशन को ध्यान रखना है। इस वाली को, पहली कंडीशन 18:30, दूसरी कंडीशन 18:60, 18:60, और तीसरी कंडीशन 18:19। और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, जब मिनट की संख्या 30 से कम हो। तो अगर मैंने 9:22 का टाइम पूछा, 9:22 का मुझे वाटर इमेज टाइम बताओ, तो मैंने क्या बोला है कि जब मिनट की संख्या 30 से कम हो तो मैं क्या करूंगा, इस 18:30 में से जो मेरे पास में 18:30 है, जो मेरे पास में 18:30 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 9:22 को। तो यहाँ मेरे पास में क्या बचेगा, 08 बचेगा। यहाँ मेरे पास में क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो दिस इज द वाटर इमेज टाइम। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वाटर इमेज टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि मेरे पास में मिनटों की संख्या 30 हो, तो 30 का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास में ये 18:30 में से तुम्हारा जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है। क्या हो रहा है, 11:30 हो रहा है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 00। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वाटर इमेज टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, तो जैसे मैंने बोला कि ये 18:90 तो है ही है, और जो तुम्हारा टाइम हो रहा है वो सपोज दैट 12:50 हो रहा है, ठीक है। जब मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, तो 50 30 से ज्यादा है ना मिनटों की संख्या, 12:50 हो रहा है। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब जगह, और यहाँ कितना बचेगा 6। तो 6:40 ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वाटर इमेज टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपके समझ में आई या नहीं आई, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। You have to be understand only this thing, if we are finding the water image time, then we have to be concentrate on the minutes only. If we have the number of minutes lesser than 30, okay, then what we will do, we will subtract from 1830. If we have the number of minutes greater than 30, then what we will do, we have to be subtract from 1860, or we have subtract from 1819, ठीक है। If we have the number of minutes greater than 30, or if we have only 30 minutes, okay, then what we will do, we have to be subtract from 1860. So this is the basic fundamental of the clock, and we have finished this chapter, okay. There is a single topic that has been left in this chapter. एक टॉपिक और है इसमें जो अभी बचा हुआ है, वो है फॉल्टी क्लॉक क्या होती है। वो कैट की उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं उसको भी ट्राई करूंगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आई विल कम इन नेक्स्ट वीडियो, देन वी विल कंप्लीट दी फॉल्टी क्लॉक क्वेश्चंस, और वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से लूंगा और सब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या है कि चीज़ों को फाइंड आउट कर पाता हूँ, ठीक है भाई। दोनों वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा क्लॉक खत्म हो जाएगा। जाके किसी भी बुक के आप क्वेश्चन लगाइए, कोई भी डाउट अगर आपको आता है, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन कमेंट ऑन वीडियो, ठीक है। थैंक यू क्लास। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।